हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल का क्या कर रहे हैं कि अभी जो है एमसीक्यू लगा रहे हैं। ये जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया जा रहा है, तो बीपीएससी जितना तरह का एग्जाम लेता हो, चाहे तो सीएससी का लेता है, पहले सीडीपीओ का अलग से एग्जाम लेता था। सीएससी में अब कंपाइल करके 2-3 एग्जाम को शामिल कर लिया, सीडीपीओ और एक इकोनॉमिक्स का जो होता है वो, और साथ ही साथ उसमें सीएससी जो लेता है उसका, ये तीनों का प्री साथ में होता है। तो वो जितना तरह का भी पीसीएस एग्जाम लेता है, क्या करता है, बीपीएससी एग्जाम लेता है, उसका सारा का क्या है कि पीवाईक्यू इसमें शामिल है, चाहे तो असिस्टेंट वाला हो, चाहे तो टीचर वाला हो, जितना तरह के होता है। साथ ही साथ जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो भी इसमें शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, तो आप जानते होंगे इम्तियाज अहमद का बुक आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो इम्तियाज अहमद का ही बुक पढ़िएगा, उसके सिवा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। एक बोल रहे थे कि ज्योग्राफी का क्लास ले लीजिए, तो आपको बता दें कि जो जितना भी बिहार स्पेशल है ना, उसको पढ़ा दिया गया। अगर सिंपली बिहार स्पेशल का क्लास करना चाहते हैं तो जाइएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप पूरा क्लास देख सकते हैं। ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में ज्योग्राफी का देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे 2-3 दिन में सारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में कौन से स्थान पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली में। जो आप जाइएगा 2 साल पहले का पीसीएस का एग्जाम देखिएगा तो क्या हुआ था कि ये जो क्षेत्रफल है ये भी पूछा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये सब क्वेश्चन छोटा है, ये सब पूछता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से पोजीशन पे है, 9वां पोजीशन पे है, 12वां पे है, 11वां पे है या 13वां पे है। तो इसका जो ऑप्शन क्या है सही, 13वां पोजीशन पे है, 13 पोजीशन पे है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का कौन सा पोजीशन है, तो आपको याद रखना है कि 3rd पोजीशन पे आता है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन है नंबर 1 पे, तो आपको याद रखना है कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जनसंख्या के घनत्व के मामले में बिहार जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि एक एरिया है और उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और उस क्षेत्रफल में कितना लोग रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है कि घनत्व बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग, मतलब 200 लोग रह गए तो 200 घनत्व हो गया वहां का। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है कि फिर टोटल एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ अगर पूछे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, मतलब एरिया छोटा है और लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि ज्यादा रह रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, 13वां पोजीशन पर है, इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 94,163। ये बात आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट जो है पाया जाता है। हेमेटाइट क्या होता है कि अयस्क होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है कि प्यूरिफाई करके लोहा उसके बाद निकाला जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब क्या है, लोहा का, आयरन का क्या है, अयस्क है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि मार्केट में आएगा और प्यूरिफाई होगा जाके कंपनी में, और वो जो आप लोहा नॉर्मली यूज करते हैं ये ऐसा फॉर्म में नहीं होता है, वो रॉ मटेरियल होता है, पहले उसको प्यूरिफाई करके हम लोग तक पहुंचाया जाता है, उसको बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूज में लाते हैं। तो हेमेटाइट जो है कहाँ पे पाया जाता है, बिहार के कौन से जिले में, ये आपसे पूछ रहा है। तो गया में, जमुई में, नवादा में, भागलपुर में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि भागलपुर में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 बनते रहता है। तो लौह अयस्क का जो हेमेटाइट है वो बिहार के भागलपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तरी मैदान के खंड को कौन सी नदी जो है 2 भागों में बांटती है। उत्तरी मैदान की बात बोला जा रहा है, ना कि बिहार की। लाइन से ध्यान से वहां पे पढ़ना है, क्योंकि ये उत्तरी अगर नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पर गंगा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि उत्तरी मैदान की खंड के बारे में बता रहा है, मतलब कि जो गंगा नदी के ऊपर वाले भाग के बारे में पूछ रहा है। तो बूढ़ी गंडक है, गंगा है या बागमती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि बागमती है। ठीक है, बागमती
पहले क्या करती थी कि बूढ़ी गंडक में अपना धारा मिलाती थी, लेकिन अब क्या करता है कि कमला नदी में मिलकर ये जो है कोसी नदी में विलीन हो जाती है। ये बागमती भी बाढ़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा उधर प्रसिद्ध है उत्तरी बिहार में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बागमती जो है उत्तरी मैदान जो खंड है बिहार का, उसको 2 भागों में बांटता है, ठीक है। और ये बाढ़ के लिए तो प्रसिद्ध है क्योंकि ये कोसी का भाग है, तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर जो है बागमती नदी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आप देखिएगा मैप में भी खुद भी, तो क्या होगा कि इधर आधा पार्ट रह जाता है और इधर आधा पार्ट रह जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या है कि कौन सी नदी है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये वाला जो है बागमती नदी है। पहले जो है बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन ये जो है अब कमला नदी में मिल के क्या करती है कि कोसी नदी में विलीन हो जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बागमती नदी के बारे में अगर देखें कि ये कहाँ से उद्गम होती है, कौन से जिला में प्रवेश करती है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है कि नेपाल में हिमालय जो है, नेपाल में जो हिमालय है वहां पर एक महाभारत श्रेणी है, वहां से क्या करती है कि निकलती है, मतलब वहां पर महाभारत श्रेणी में इसका उद्गम स्थल है। और बिहार के कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है कि सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंततः फिर क्या होती है कि गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। पहले जो ये थी ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब जो है कमला नदी से मिलकर एक कोसी नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी हम लोग जानते हैं कि कटिहार में कुर्सेला एक जगह है, वहां पे क्या करती है कि वो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगर इसकी सहायक नदी बागमती के पूछे तो आपको बताना है कि लाल बकिया है, ठीक है, लखनदेई है, मनोहरा है, अधवारा है, विष्णुमती है, और भी नदी है, लेकिन इतना 2-3 को याद रखते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। नेपाल में इस नदी के तट पर कौन कौन स्थित है, तो आपको याद रखना है कि काठमांडू और पशुपति नाथ का जो मंदिर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी रहता है, ये भी कहाँ है, तो नेपाल में इसी नदी के तट पर स्थित है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। असत्य यहाँ पर तो हम रंग दिए हैं, कलर कर दिए हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है ये सब नहीं कलर किया रहता है और असत्य नहीं पढ़ते हैं, और फिर ऑप्शन क्या हो जाता है कि दूसरा हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। बांका जिला के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है कि खगड़पुर के जो पहाड़ी है वहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन क्या है कि रोहतास की जो पहाड़ी है वहाँ पे चूना पत्थर और बालू पत्थर की भी पाए जाते हैं, ये है। या राजगीर की पहाड़ी में प्रीक्रेवियन चट्टानें पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जो खगड़पुर की जो पहाड़ी है ना वहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो ऑप्शन मतलब जो है बी जो ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है कि गलत है, चूना पत्थर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। खगड़पुर के पहाड़ी मुंगेर में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में भी देखे थे कि कैमूर में और रोहतास में ये सब वाले क्षेत्र में क्या है कि जो विंध्यन पहाड़ी का जो भाग है उसमें क्या है कि चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर पाया जाता है और कैमूर में भी पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो विंध्यन का पार्ट है ना उसी में चूना पत्थर पाया जाता है बिहार में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे जो ये तो है मुंगेर, मुंगेर तो बहुत ऊपर हो जाता है, ठीक। चलिए अगला ऑप्शन क्या है कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले जो बिहार का क्षेत्र है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गंगा सोन का दोआब कहलाता है, मगध का मैदान कहलाता है, अंग का मैदान कहलाता है, या उपयुक्त में से सभी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जो है डी है, ये सभी कहलाता है। तो गंगा और सोन का दोआब है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखे भी होंगे कि जो सोन नदी है किधर से आता है, तो झारखंड की तरफ से आता है और पटना के नजदीक में ये मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पश्चिम साइड में मिलती है पटना के। मगध का मैदान है, हम लोग जानते हैं कि गया का जो क्षेत्र है, और मगध यूनिवर्सिटी भी आप देखते होंगे तो किधर है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। राजगीर मगध का पहले राजधानी था, बाद में पाटलिपुत्रा राजधानी हुआ। अंग का जो मैदान है ये अंग कहाँ पर पड़ता था, तो आपका भागलपुर और मुंगेर का जो ये महाजन पद था, ये अंग जो था ये भागलपुर और मुंगेर में अभी पड़ता था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 16 महाजन पद हुआ, ठीक है, जिसमें मात्र 3 महाजन पद जो है बिहार में स्थित था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक तो मगध था, ठीक है, एक अंग था, और एक जो था बजी था, ये बात आपको याद रखना है, बजी, ठीक है। ये तीनों जो था कहाँ पे था, तो बिहार में था। और बजी जो था कौन सा था, कौन सा क्षेत्र पड़ता था, तो आपको वैशाली वाला क्षेत्र, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में
जरूर से जरूर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य की जो है भू आकृति जो है किस शेप में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है या अंडाकार है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रेक्टेंगल शेप में है। कैसा है, तो रेक्टेंगल शेप में। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि एकदम चरखूट होगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या है कि ये जो है आयताकार है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि आयताकार ये किसको कहते हैं, तो जिसका तो पहले तो 90 डिग्री का एंगल बने, आमने सामने का क्या हो कि आमने सामने का साइड क्या हो कि बराबर हो, तब क्या उसको बोला जाएगा, तो आपको आयताकार बोला जाएगा, आयत बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई भी आकृति अगर होगा, भूखंड होगा, तो ये पूरा रूप से नहीं होगा। बस वहां पर देखा जाता है कि ये किस शेप में लगता है। जैसे कि भारत को त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक उसी तरीका से ये जो है बिहार जो है आयताकार भाग में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बिहार का देखें कि पूरब से पश्चिम लंबाई पूछ लेगा, उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ लेता, तो आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो इसका लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मतलब कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, इसीलिए इसको एक आयत के शेप में अगर ऐसे देखें तो कैसा लगता है, तो नेपाल वाला भाग भी आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि एक आयत के जैसे ये बनता है। तो बस ये समझ के रखना है, लेकिन वहां पर ये मत डायमेंशन मत मिलाने लगेगा मैथमेटिक्स के अनुसार से। वहां पर तो एक भी एंगल चेंज होगा, एक भी डिग्री, तो वो गलत हो जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि में बिहार जो है विभाजित है गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिणी मैदान में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि ये दोनों सही है। अगर मैप में आप देखिएगा, अभी हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है गंगा नदी है, एक गंगा नदी है, और एक गंगा नदी के ऊपर जो है उत्तरी मैदान है और नीचे जो है दक्षिणी मैदान है। तो ये दोनों भाग में बटा हुआ है। और मैं आपसे पूछ ले कि बिहार को कौन सा ऐसा नदी है जो दो भागों में बांटता है, तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उत्तरी गंगा के मैदान को दो भाग में कौन बांटता है, तो आपको याद रखना है कि बागमती, जो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में हरदा नदी घाटी को क्या कहा जाता है, मतलब कि हरदा नदी घाटी को और भी कौन से नाम से जानते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम के बात हो रहा है, मतलब कि चंपारण में बात हो रहा है, चंपारण का बात हो रहा है। तो यहाँ पर एक हरदा नदी घाटी है, उसको और किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो रामनगर दून से या सोमेश्वर की श्रेणी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दून घाटी के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और ये जो घाटी है, मतलब दून घाटी है, रामनगर दून और सोमेश्वर की श्रेणी के बीच में पड़ता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो हरदा नदी घाटी को हम लोग दून घाटी के भी नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ये पश्चिम चंपारण के शिवालिक के दो श्रेणियों को स्पष्ट वहां पर जो पाया जाता है उसके बीच में है। किसके किसके बीच में, तो रामनगर दून का जो श्रेणी है और सोमेश्वर की श्रेणी के बीच में है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, तो दून घाटी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के गृह मंत्री करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री जो है, आपको तो ऑप्शन काट दीजिएगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश में और राष्ट्रपति में थोड़ा सा अंतर होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि राष्ट्रपति करते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 155 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होंगे राज्य के राज्यपाल को क्या करेंगे कि नियुक्त करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये जो है राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद है, ये भी बात आपको याद रखना है कि ये जो है एक संवैधानिक पद है। ये ना तो संघ के सरकार के नियंत्रण में होता है और ना ही अधीनस्थ होता है, लेकिन ये सब कहने के लिए होता है। जैसे ही ऊपर से आता है, न्यूज आता है या राष्ट्रपति दबाव डालता है प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दबाव डाला और राष्ट्रपति वो क्या करने लगता है कि राज्यपाल पे दबाव डालने लगता है। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं जहां पर क्या होगा कि मान लीजिए कि सेंटर में गवर्नमेंट जो है बीजेपी के है और राज्य में जो है क्षेत्रीय गवर्नमेंट है, और आपका देखिएगा कि राज्यपाल होगा जो सेंटर से आता है। हम लोग जानते हैं कि पैराशूट से एकदम लॉन्च होता है गवर्नर, और वो क्या होता है कि फिर क्या करने लगता है कि अपना मनमानी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा जो चुना जाएगा उसका महत्व ज्यादा होगा, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री का महत्व ज्यादा होता है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का महत्व क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आर्टिकल 155 को याद रखना है। उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक संवैधानिक पद होता है, तो संवैधानिक पद किसको बोलते हैं? संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जो संविधान में लिखा हुआ हो। असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ हो। एक आप सांविधिक पढ़ते होंगे, सांविधिक या स्टैच्यूरिटी उसको बोलते हैं। वो क्या चीज होता है कि ना तो वो संविधान में होता है, ना ही असंविधान, ना तो मतलब उसको संवैधानिक बोलते हैं, ना ही असंवैधानिक बोलते हैं। वो एक लॉ के से क्या होता है कि उसको बनाया जाता है, एक्ट के तहत बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी बिल लाया गया कहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा में, और उसके तहत वो क्या किया जाता है, नॉर्मली बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टैच्यूरिटी मतलब सांविधिक बॉडी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था ए वाला में, या स्वदेशी आंदोलन ये जो हुआ था 1907 के आसपास में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो उसके बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, लंबा चला था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। इस समय कौन से समय चौकीदारी कर देने से बिहार के किसान मना कर दिए थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किए। कौन? तो महात्मा गांधी। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कितना अनुयायी शामिल थे, तो 78 अनुयायी शामिल थे महात्मा गांधी को छोड़कर। महात्मा गांधी एक और 78 अलग से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में है रखना है। ये कब तक चला था ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो है डांडी मार्च है, मतलब कि डांडी मार्च के भी नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है कहाँ पे खत्म हुआ था? नमक मतलब कि आंदोलन इसको भी बोलते हैं। और ये जो है नमक आंदोलन कहाँ पे खत्म हुआ था? तो आपको याद रखना है कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, और ये जो है डांडी एक गाँव है कहाँ पे, गुजरात में ही। वहां पर जाते हैं समुद्र के किनारे, और वहां से नमक उठाकर नमक कानून को क्या करते हैं कि उल्लंघन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? तो दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, नमक आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये 12 मार्च को शुरू हुआ 1930 में। ठीक है, कि कौन इसको शुरू किए? तो महात्मा गांधी किए। कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डांडी जाने तक कितना दूरी तय किया गया था? तो 241 माइल तय किया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कितना लोग शामिल थे? तो 78 लोग शामिल थे, ये भी याद रखना है। 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में कहाँ पे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो बांका में है, भागलपुर में है, राजगीर में है, कटिहार में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि भागलपुर में है। ठीक है, अगर आप कल का लेक्चर देखे होंगे तो जब हम लोग मुंगेर का भीम बांध पढ़ रहे थे, तो वहां पे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन के भी बारे में बताए थे। ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कि भागलपुर में है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुल्तानपुर का जो एरिया पड़ता है ना गंगा का, वहीं पर विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन जो है क्या किया गया है कि स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुल्तान से जो कहलगांव का जो एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, उसी में एक क्या है कि डॉल्फिन के लिए अभयारण्य क्षेत्र बनाया गया है। और ये कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा तो ये भागलपुर में क्या है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन का लिए जगह बनाया गया है। कटिहार में आपको ध्यान में रखना है कि ये गोगा बिल है। ठीक है, बेगूसराय वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कांवर लेक है। कांवर लेक बिहार का फर्स्ट और इकलौता अभी तक रामसर साइट से जुड़ा हुआ जगह है, ये भी बात आपको याद रखना है। बीपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी ध्यान में रखना है। एक कांवर लेक कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। एक बात और इसके बारे में याद रखना है कि ये जो है ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है कि बैल का जो पैर होता है ना, उसका खुर का जैसा है। मतलब बैल का पैर का खुर देखिएगा तो उसके जैसा इसका बनावट है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ऑक्सबो लेक बनता कैसे है, निर्माण कैसे होता है? तो मान लीजिए कि नदी जो है अभी इस तरह से बह रहा है, और नदी इसके बाद क्या हुआ कि अगले साल दूसरे धारा में बदल गया, और इस धारा में क्या हो गया कि कट के जो है पानी रह जाता है, और ये जो क्षेत्र रह जाता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको
ध्यान में रखना है। तो इसको ही मतलब जो कांवर लेक है, ऑक्सबो एक लेक है जिसको रामसर साइट की दर्जा दिया गया, और ये है कहाँ पे, तो बेगूसराय में है। मुंगेर में क्या है, तो भीम बांध है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नवादा में क्या है, तो आपको रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागी नाटकी जो है जमुई में है, ये बात आपको याद रखना है। कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिहार में जो है एक ही नेशनल पार्क है जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। इतना आपको ध्यान में रखना है। गया में जो है एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो गया में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन देश से जो फहियान है भारत में किस राजा के समकालीन ये आया था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये 399 ईस्वी के बाद मतलब कि 402 ईस्वी में माना जाता है कि ये आया था। 5वीं शताब्दी में आया था और 412 ईस्वी तक के जो है भारत में रहा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो फहियान चीन के रास्ते क्या हुआ था कि ये मध्य एशिया से चलकर चीन के रास्ते क्या हुआ था कि ये बिहार मतलब कि भारत में पहुंचा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कब पहुंचा था, तो 399 के बाद। ये बात तो आपको याद रखना है। जो तथा वहां पर लिखा हुआ है ना फैक्ट में क्या होता है कि 399 के बाद, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 402, ठीक है, लेकिन ज्यादा तक लिखा रहता है 399 के बाद। ये क्या हुआ था कि इंडिया में आया था, ये बात आपको याद रखना। और 412 तक रहा था, ठीक है। ये भी पूछ लेता, और ये कभी कभी शताब्दी पूछ लेता, तो 5वीं शताब्दी हम लोग ये वाला डेट याद रखिएगा तो याद ही रहेगा 5वीं शताब्दी। तो किसके शासनकाल में आया था ये पूछ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गुप्त जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके समकालीन ये आया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्यों आया था, तो शिक्षा प्राप्त के कारण। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा बिहार जो था, नालंदा विश्वविद्यालय ये सब था, तो वहां पर क्या था कि बहुत ज्यादा जो है बौद्ध जो बुद्ध भगवान का ज्ञान का बुद्ध दर्शन के लिए सब आते थे बाहर से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीनी यात्री है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी उपाधि दिया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। एक गुप्त वंश के बारे में बात हो रहा है, तो गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। तो अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई पूछे वहां पे अंडरलाइन कर दे कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है गुप्त वंश का, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि हुनों को कौन पराजित किया था, हुनों को कौन पराजित किया था गुप्त वंश का। तो आपको याद रखना कि स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में क्या किया था कि हुनों को पराजित किया था। और ये जो है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट भी माना जाता है कौन, तो स्कंदगुप्त। ये भी बात आपको याद रखना है। कुमारगुप्त तृतीय जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना अगर फैक्ट याद रखते हैं तो कुछ कुछ आपका क्वेश्चन जो होता है क्या होता है कि बन जाता है गुप्त वंश से। बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमेशा बना लेता है कि किसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो महापद्मंद था, ठीक है, धनानंद था, सुकल्प था, या चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि उस समय जो अगर राजगद्दी पर बैठे हुए पूछे कि मगध के राजगद्दी पे कौन बैठा हुआ था, तो आपको याद रखना कि धनानंद। ऐसा मत सोचिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जिंदा नहीं था, उस समय लड़ रहा था किसके खिलाफ, तो धनानंद के ही खिलाफ अंदर से लड़ाई कर रहा था। और लड़वाने वाला कौन थे, तो चाणक्य थे। हम लोग जानते हैं चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। उनका एक बहुत अच्छा बुक है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के बारे में ये मत सोचिएगा कि वो जो है इकोनॉमिक्स का बुक है, वो जो है एक प्रशासनिक बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या किया था कि धनानंद को मार के मौर्य वंश को स्थापना किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मंद था, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था, और ये जो है मगध को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था महापद्मंद। मतलब नंद वंश जो था ना कि मगध को एक स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है जो महापद्मंद था, ठीक है। धनानंद तो थोड़ा अयास आदमी था, लेकिन महापद्मंद जो था ना बहुत ज्यादा ही क्या था कि प्रतापी राजा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो नंद वंश उस समय था मगध पे बैठा हुआ, और उस समय राजा कौन था नंद वंश का, तो धनानंद था, जिस समय सिकंदर महान आया था। ये बात
आपको ध्यान में रखना है। सिकंदर के बारे में अगर देखें तो कब आया था, तो 326 ईसा पूर्व में भारत आया था खैरब दर्रा पार करके। खैरब दर्रा जो है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। सिकंदर काबुल होते हुए क्या हुआ था कि आया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है कि 3 साल के बाद इसको क्या होता है कि मृत्यु हो जाता है। बेबीलोन में मात्र 32 साल ये जिया था, ये भी बात आपको याद रखना। और पेला में इसका जन्म हुआ था। मैसेडोनिया में एक पेला जगह है, वहां पर इसका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। और उस समय कौन था राजा, तो आपको याद रखना है मगध में सम्राट कौन था, तो आपको याद रखना है कि धनानंद था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, मतलब कि डेंसिटी, जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे ज्यादा कहाँ पे दर्ज किया गया है। जिला पूछ रहा है, सिटी नहीं पूछ रहा है। सिटी जब पूछे तो पटना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब पूछ रहा है आपको क्या पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है जिला का नाम। ठीक है, तो शिवहर है, वैशाली है, पटना है, दरभंगा है, तो आपको याद रखना है कि शिवहर है। 1882 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर मापा गया है कहाँ पे, तो शिवहर में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पे 1880 भी लिखा रहता है, लेकिन 1882 लोग क्या करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में एवरेज में रहते हैं, मतलब एरिया कम है और लोग क्या हो रहे हैं कि वहां पर ज्यादा रह रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो शिवहर में जो है 1882 जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो आपको याद रखना है कि कैमूर में 488 लोग ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार के लिंगानुपात के बारे में अगर देखें, सेक्स रेशियो के बारे में देखें, तो 1000 पुरुष पे 916 महिलाएं हैं, ये बात आपको याद रखना है, जो बहुत कम है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन भारत में अगर देखें कि अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो कितना है, तो 943 है, मतलब 1000 मेल है तो 943 है, ये भी कम ही है। लेकिन इससे भी कम कहाँ पे है, तो आपको बिहार में है। लेकिन अगर सबसे कम पूछे तो हरियाणा में है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम लोग कुछ देखते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा पोजीशन पे है कौन, तो बिहार। और सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो सबसे ज्यादा है भारत का। और बिहार का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो पटना है, ये भी बात आपको याद रखना। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, कोई अगर सिटी का बात पूछे तो आपको याद रखना है कि पटना है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर पूछे तो आपको याद रखना है कि शेखपुरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार निम्न में से किस क्षेत्र में बिहार में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्णिया और गया के क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाया जाता है, दरभंगा और पूर्णिया के क्षेत्र में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछे कि होता क्या है, तो जो नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, खादर बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। और एक न्यू सॉइल मिट्टी, न्यू सॉइल मिट्टी किसको बोलेंगे, न्यू जलोढ़ मिट्टी किसको बोलेंगे, तो आपको याद रखना कि नदी जो है हर साल जो मिट्टी लाती है उसको अगर बिछाती है तो उसको क्या बोलेंगे कि न्यू एलुवियल सॉइल बोलेंगे। इस ये जो है अपना दिमाग से भी सोचिएगा तो किस क्षेत्र में होगा, जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है। तो दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में तो बाढ़ नहीं आता है, तो उत्तरी बिहार के क्षेत्र में आता होगा, तो पूर्णिया यहाँ पर देखिए उत्तरी बिहार में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी दरभंगा, ये सब ऑप्शन तो आपका क्या हो जाता है कि कट जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाता है, पटना और गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पटना और गया के क्षेत्र में क्या है कि आपका खादर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या है कि प्रधानता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पटना, गया, मुंगेर, रोहतास, भागलपुर में ये सब के क्षेत्र में क्या है कि सिंपल सी आपको याद रखना है क्या कि जो गंगा नदी है उसके दक्षिण के क्षेत्र में खादर मिट्टी मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और गंगा जो है उसके ऊपर में क्या है तो न्यू जलोढ़ मिट्टी है। इतना आपको सिंपल से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है फतुआ के पास गंगा नदी में क्या होती है कि मिलती है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछा है हर एग्जाम में। ठीक है, जितना तरह का बीपीएससी एग्जाम लेता है, तो सोन नदी है, पुनपुन है, सकरी है, बालन है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पुनपुन नदी जो है झारखंड से निकल कर आती है और ये क्या होती है
कि गया ये सब होते हुए आती है। अरे क्या होती है कि पुनपुन जो है फतुआ के करीब, जो पटना के आपके पूरब साइड में फतुआ जगह है, वहां पर गंगा नदी में क्या करती है कि विलीन कर जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये पलामू जिले से क्या है कि झारखंड के पलामू से निकलते हैं और चतरा होते हुए, जो झारखंड में ही पड़ता है, वहां होते हुए औरंगाबाद में ये इंटर करती है। और औरंगाबाद गया पटना होते हुए ये क्या करती है कि पटना के करीब ही जो फतुआ है पूरब साइड में, वहां पर गंगा नदी में क्या कर जाती है कि ये मिल जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ पे प्रचलित थी? तो आपको पूछ रहा है चंपारण में, बक्सर में, नवादा में, गया में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि चंपारण में। हम लोग जानते हैं कि 1917 में क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह के हुआ, ठीक है, उसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तिनकाठिया प्रथा भी उसको बोलते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तिनकाठिया प्रथा क्यों बोलते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि ब्रिटिश लोग जो था किसानों को जबरदस्ती, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा पे कम से कम नील का खेती करने के लिए जबरदस्ती इस पर क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था, ठीक है, किसानों को। आई नील का खेती किसान लोग नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे कि जहाँ पे अगर नील का खेती हो जाता है वहां पर क्या होता था कि वो खेत पूरा बंजर हो जाता था, इसलिए वो खेती नहीं करना चाहते थे। और ये जो है किसान लोग को क्या करवाता था कि जबरदस्ती करवाता था, कौन? ये अंग्रेज। क्योंकि वो जो है नील का खेती होगा तब नील उत्पन्न होगा, नील उत्पन्न होने से क्या होता था कि जो कपड़ा होता है उसको कलर किया जाता था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि 3 कट्ठा पे कम से कम आपको 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको तिनकठिया प्रथा नाम पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिटेल्स में जाएं तो ये क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि 1916 ईस्वी में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहां पे लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पे राजकुमार शुक्ल क्या हुए कि गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिलने के बाद क्या हुए कि गांधी जी को अपना क्या किए कि आमंत्रण दिए चंपारण आने के लिए, किस लिए कि वहां पर तिनकठिया प्रथा का प्रचलित था। वो आए और बताएं कि आइए आप यहाँ पे, गांधी जी आप आइए यहाँ पे, यहाँ पर क्या है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है कि जाति हो रहा है। तो एक आमंत्रण को महात्मा गांधी क्या कर लिए थे कि स्वीकार भी कर लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 1917 ईस्वी में ये चंपारण में आए महात्मा गांधी, और इनका जो था प्रथम सत्याग्रह था भारत में, ये भी बात आपको याद रखना है। प्रथम सत्याग्रह था मतलब कि ये थे कहाँ पे? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका चले गए थे। किस लिए? तो एक केस था, कोई बिजनेसमैन था, उसका केस लड़ने के पर्पज से साउथ अफ्रीका में चल गए थे और 1915 ईस्वी तक वे वहां पे रहे थे। और 1915 ईस्वी में भारत में आए और 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहां पे उपस्थित हुए थे, जहां पे राजकुमार शुक्ल मिले और वो जो थे फिर आमंत्रित किए। फिर ये महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में करवाए, ठीक है। और ये जो है चंपारण सत्याग्रह सफल भी हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में और सफल सत्याग्रह भी था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको याद रखना है। 1893 में 3 काम हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद थे शिकागो गए थे। तीसरा काम क्या था कि एनी बेसेंट भारत आई थी। ये भी बात आपको याद रखना है, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। होम रूल जो था उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट ही थी। लेकिन प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन का जो संगम है वहां पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित करने के लिए किलों का सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ये आपसे पूछ रहा है। तो इन आनियों के आक्रमण से बचने के लिए, डेमोक्रेटिक्स के बचने से लिए, या वैशाली के बीजियों से बचने के लिए, या अंग के शासकों से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि वैशाली के जो ब्रिजियों था उससे बचने के लिए जो है अजातशत्रु जो है गंगा और सोन पर क्या किया था कि ये जो है सुरक्षित किला बनवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, जो आगे चल के पाटलिपुत्रा क्या नगर बना। और हम लोग जानते हैं कि जो उसका बेटा उदयीन था वो राजगीर से क्या किया था कि अपना राजधानी क्या कर दिया था, मगध के पाटलिपुत्रा करवाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से बिहार
जो है किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया, मतलब सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ पे है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिवान में है, गोपालगंज में है, सारण में है, किशनगंज में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गोपालगंज में है। कहीं कहीं पे आपको 1015 लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब कि मेल की अगर संख्या है और फीमेल की संख्या देखें तो 1000 मेल पे 1015 है, लेकिन कहीं कहीं पे 1021 लिखा रहता है। 1015 वाला ज़्यादा सही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और मुंगेर में लिंगानुपात सबसे न्यूनतम दर्ज किया गया जो 876 ही मात्र है, मतलब कि यहाँ पर मुंगेर में 1000 पुरुष होंगे तो यहाँ पर फीमेल की संख्या कितना है, तो 876 ही। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगर भारत में पूछ ले कि सबसे अच्छा कौन सा ऐसा राज्य जो है जहां पर लिंगानुपात सबसे अच्छा है, तो दक्षिण के राज्य जो है क्या होता है कि उसमें सबसे अच्छा लिंगानुपात है जो केरला नंबर 1 पे आता है, ठीक है। केरला एजुकेशन में नंबर 1 पे है, हेल्थ में आपका नंबर 1 पे रहेगा, सब सेक्टर में क्या होगा कि वो ये सब क्षेत्र जो है उसमें आगे रहता है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कैमूर के पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चूना पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चूना पत्थर के और शैलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है विंध्य जो प्रणाली है उसका हिस्सा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है ये क्षेत्र पाया जाता है, ये रोहतास और कैमूर दोनों में पाया जाता है। अरे जो है विंध्यन पहाड़ी का भाग है, ये बात आपको याद रखना है। इधर जो है हिमालय के भाग आएगा, ठीक है, ये सब क्षेत्र वाला। तो ये वाला क्षेत्र है जो विंध्यन का भाग आता है, ये पूछता है भी कि किसका भाग है, तो आपको याद रखना है कि विंध्यन का भाग है। यहाँ पे चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल, स्लेट के लिए जाना जाता है। ये सब सामग्री हम लोग जानते हैं। चूना पत्थर को तो इस्पात भट्ठी में उपयोग होता है, और बाकी सारे और भी चीज में कलर करने में भी होता है, ठीक है। बालू पत्थर ये सब सेल और स्लेट ये सब जो है घर बनाने में भी काम में आता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। जल्दी से जल्दी क्लास खत्म कर दिया जाएगा, आपको टेंशन इसके लिए नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं, मतलब 300 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा, उसको क्या करेंगे कि शनिवार या रविवार को सारा पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर लीजिएगा कि रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।